देखिए, सत्र के बीच आज रविवार को हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद हजारीबाग में हैं और हम इनसे कुछ हजारीबाग के मुद्दे, कुछ झारखंड के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कई अहम सवाल इन्होंने विधानसभा में उठाए हैं। हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी भी आने वाली है। डीजे को लेकर भी इन्होंने विधानसभा में बातचीत की है। जमीन अधिग्रहण को लेकर भी बातचीत की है। एलपीसी को लेकर भी बातचीत की है। कोचिंग वालों के लिए भी इन्होंने विधानसभा में आवाज उठाया है। सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कई मुद्दे, अहम मुद्दे आपने विधानसभा में उठाए हैं इस बार, लेकिन साहब सबसे अहम मुद्दा अगर देखा जाए तो आपने जमीन अधिग्रहण को लेकर बात किया है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और एनटीपीसी पे भी आपने बात किया है। क्या है पूरा? देखिए, अगर आदिवासी लोग का भला नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। आज हमारे भोले भाले आदिवासियों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है कि हम आपके आका हैं। वो काफी गरीब हैं। आज जेएमएम की सरकार और कांग्रेस की सरकार सिर्फ उनकी दोहन कर रही है, किस तरह से उनका वोट हम लोग लें, इसीलिए उनका दोहन हो रहा है। उनका मत लेने के लिए आज उन लोग को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठाया जा रहा। आप देख रहे होंगे देश की गरीबी रेखा अभी बहुत अच्छी स्थिति में धीरे धीरे जा रही, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। तो अगर आदिवासियों का भला हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी आदिवासियों की भला नहीं कर सकती है। झारखंड विभाजन में अगर किसी का रोल रहा और झारखंड राज्य स्थापना करने में तो भारतीय जनता पार्टी का रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसम गुरु शिबू सोरेन ने आंदोलन उठाया था, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस हमेशा, खास करके हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय नेहरू जी ने 1952 में कहा था, बंकिम दत्त की किताब है उसमें भी देख सकते हैं, हम नहीं कर रहे। उसमें भी लिखा हुआ कि झारखंड फारखंड कभी नहीं बनेगा। राजद वालों ने कहा है कि झारखंड में हमारे लाश में, लालू यादव जी का वक्तव्य है, हर लोग जानते हैं कि मेरे लाश पे झारखंड बनेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जी ने जिस तरह से राज्य की स्थापना की कि राज्य के लोगों को भला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति है जिस स्तर पे हम लोग को विकास करना चाहिए था उसमें हम लोग पीछे रह गए। और इसका देन सिर्फ जेएमएम की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, रघुवर जी की सरकार आई, तो निर्बाध रूप से तेजी से काम हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम या इन लोग के पास दूरदर्शिता का अभाव रहा, स्पष्ट नीति नहीं रहने के कारण राज्य का विकास नहीं हो पाया। एलपीसी का मुद्दा आपने, हजारीबाग की एलपीसी का मुद्दा भी विधानसभा में उठाया है। सभी जिलों में एलपीसी अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य है हजारीबाग में। देखिए, हमने विधानसभा में साफ कहा व्यंग्य करके कि लाओ पैसा सर्टिफिकेट है। किसी भी प्रखंड में एक सर्वेयर है, कहीं दो है, मैक्सिमम जगह एक ही है। और जितना एक दिन में वो एक या दो जगह जाके साइट विजिट करके आप पोजीशन देख सकते हैं। आपके पास कमी है तो उसके जो भी निर्देश आया है, सरकार का भी गाइडलाइन जारी किया था कि अगर रजिस्टर्ड 2 की कॉपी है तो भी निबंधन हो जाएगा। लेकिन यहाँ रोक लगाया जा रहा है सिर्फ पैसे खाने के लिए, और लोग महीनों, 2 महीनों, 3 महीना एलपीसी के चक्कर में घूम रहे। रेट फिक्स कर दिया गया, 10,000 रुपये डिसमिल, 5,000 रुपये डिसमिल, और इस तरह से हल्का कर्मचारी लोग काफी तंग कर रहे हैं। हमने हल्का कर्मचारी को बोला भी था बैंक करके, ये बहुत भारी कर्मचारी हैं, ये मिनिस्टर से भी भारी है, तो इस पे भी लगाम लगाया जाए। और हमारे मंत्री महोदय ने भी इस पर संज्ञान लिया और जल्द इसका हम लोग को निराकरण देखने को मिलेगा। और हम भी एक लेटर इशू कर रहे हैं निबंधन विभाग हजारीबाग को कि इसके बाध्यता न की जाए और तुरंत रजिस्ट्री किया जाए। स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी आप काफी चिंतित रहते हैं। हजारीबाग में भी आपका सेवा कुटीर है, रांची के रिम्स में भी लोग हैं, लेकिन इरफान अंसारी तो बोलते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो झारखंड में है बहुत बदतर स्थिति में चली गई। इससे पूर्व में जो जेएमएम की सरकार थी, जो भी मंत्री थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। सिर्फ इरफान जी को ही हम लोग दोष दें तो ऐसा उचित नहीं है। लेकिन गैप बहुत ज़्यादा हो गया, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग खुद आईसीयू में चला गया है, या कहें तो आप वेंटिलेटर पे चला गया। देन सिर्फ जेएमएम की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, रघुवर जी की सरकार आई, तो निर्बाध रूप से तेजी से काम हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम या इन लोग के पास दूरदर्शिता का अभाव रहा, स्पष्ट नीति नहीं रहने के कारण राज्य का विकास नहीं हो पाया। एलपीसी का मुद्दा आपने, हजारीबाग की एलपीसी का मुद्दा भी विधानसभा में उठाया है। सभी जिलों में एलपीसी अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य है हजारीबाग में। देखिए, हमने विधानसभा में साफ कहा व्यंग्य करके कि लाओ पैसा सर्टिफिकेट है। किसी भी प्रखंड में एक
सर्वेयर है, कहीं 2 है, मैक्सिमम जगह एक ही है। और जितना एक दिन में वो 1 या 2 जगह जाके साइट विजिट करके आप पोजीशन देख सकते हैं। आपके पास कमी है तो उसके जो भी निर्देश आया है, सरकार का भी गाइडलाइन जारी किया था कि अगर रजिस्टर्ड 2 की कॉपी है तो भी निबंधन हो जाएगा, लेकिन यहाँ रोक लगाया जा रहा है सिर्फ पैसे खाने के लिए, और लोग महीनों 2 महीनों 3 महीना एलपीसी के चक्कर में घूम रहे हैं। रेट फिक्स कर दिया गया है 10,000 रुपये डिसमिल, 5,000 रुपये डिसमिल, और इस तरह से हल्का कर्मचारी लोग काफ़ी तंग कर रहे हैं। हमने हल्का कर्मचारी को बोला भी था बैंक करके, ये बहुत भारी कर्मचारी हैं, ये मिनिस्टर से भी भारी है, तो इस पर भी लगाम लगाया जाए। और हमारे मंत्री महोदय ने भी इस पर संज्ञान लिया और जल्द इसका हम लोग को निराकरण देखने को मिलेगा। और हम भी एक लेटर इशू कर रहे हैं निबंधन विभाग हजारीबाग को कि इसके बाध्यता न की जाए और तुरंत रजिस्ट्री किया जाए। स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी आप काफ़ी चिंतित रहते हैं। हजारीबाग में भी आपका सेवा कुटीर है, रांची के रिम्स में भी लोग हैं, लेकिन इरफान अंसारी तो बोलते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो झारखंड में है बहुत बदतर स्थिति में चली गई। इससे पूर्व में जो जेएमएम की सरकार थी, जो भी मंत्री थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। सिर्फ इरफान जी को ही हम लोग दोष दें तो ऐसा उचित नहीं है, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा हो गया, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग खुद आईसीयू में चला गया है, या कहें तो आप वेंटिलेटर पे चला गया। तो हमने भी कहा कि हम लोग सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आइए सब मिलजुल के स्वास्थ्य व्यवस्था को हम लोग ठीक करें। ये ऐसा व्यवस्था है कि इसमें जरा सा लापरवाही नहीं चलेगा, इसको अति शीघ्र हम लोग ठीक करें। काफ़ी गरीब है हमारे लोग, यहाँ 1,500 के लिए जान जाता है, तो इस जगह में हम लोगों को जरा सा लापरवाही नहीं, हम लोग का भी पूरा साथ रहेगा, विपक्ष भी आपका साथ रहेगा। और पर्सनली मैं भी बोला, अगर आपको जरूरत लगता है तुम 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना समय बोले मैं भी दूंगा, इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। इसे ठीक करना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा अनियमितता है इसमें, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार जड़ तक भरा पड़ा हुआ, तो इसको कहीं ना कहीं से दूर करने की जरूरत है। खुद मंत्री जी भी यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते देखे जाते हैं। चलिए, ये दुर्भाग्य है। और खास करके मैं पर्सनली रूप से भी सीएम साहब से मिला, तो उन्होंने कहा कि रिम्स के तर्ज पर एक दूसरा रिम्स वहीं स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लोड ज़्यादा आ गया है, तो कहीं ना कहीं लोड तो ज़्यादा हुआ है। डॉक्टर प्रति व्यक्ति जो होना चाहिए अन्य राज्यों में उससे हम लोग बहुत कम है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था सही में बदहाल है, और इसके लिए हम आंदोलन और अपनी बात मुखर होकर रखेंगे कि व्यवस्था को सुधार किया जाए। एक मुद्दा हजारीबाग में काफ़ी ज्वलंत है, आपने मिशन ग्राउंड के बाद भी सदन में भी उठाई है, लेकिन अभी एक ज़मीन को लेकर वहाँ पर विवाद चल रहा है। प्रशासन को वो ज़मीन अलॉट की गई है थाना बनाने के लिए, और एक समुदाय है कि वहाँ पर उन्होंने कहा है कि मेरा प्रार्थना सभा था। बंधु तिर्की भी यहाँ पहुँचे, सौरभ नारायण सिंह भी पहुँचे, उन्होंने उनका समर्थन किया है। लेकिन सरकार का कहना है कि वो सरकारी ज़मीन है, और जिला प्रशासन का कहना है कि वो सरकारी ज़मीन है और वो थाने के लिए आवंटित है। तो क्या जिला प्रशासन अपनी ही जमीन बचाने में असमर्थ है? नहीं, देखिए, अगर सरकारी जमीन है और बरसों से अगर कोई भी धर्म या कोई भी संप्रदाय के लोग उसमें अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। अगर वो जगह उस बहुत दिनों से उनके अंदर है और उनका सेट भी लगा हुआ था, क्रॉस भी लगा हुआ था, तो प्रशासन को पहले ही नहीं वहाँ करना चाहिए था। बहुत दिन से अगर कर रहे हैं तो तुरंत उसको नहीं करना चाहिए था, बातें रखनी चाहिए था, एक सामंजस्य बनाना चाहिए था जिला प्रशासन और उन संप्रदाय के लोगों के साथ, और बैठ के इसका हल निकालना चाहिए था अच्छे तरीके से। उसके बाद ही कुछ करना चाहिए था। और आप पहले कहाँ सोए रहते हैं, जब कोई भी धर्म बहुत बरसों बरस से अगर वहाँ कर रहा है और बाद में आप हटा ना सकेंगे तो नहीं सकेंगे। कहीं नहीं कि प्रशासन की लापरवाही है। रामनवमी में डीजे को लेकर भी आपने बात की है। लगातार कई सालों से हजारीबाग में डीजे को बैन कर दिया जाता है रामनवमी में। इसको लेकर पूरे विधायक ने भी वहां पर आवाज उठाई थी, अब आप भी आवाज उठा रहे हैं। यहाँ तक कि हजारीबाग के विपक्ष के लोग भी डीजे को लेकर बात करते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं कि डीजे बजना चाहिए, लेकिन अंततः डीजे बैन कर दिया जाता है। देखिए, सरकार को यहाँ की मनोभावनाओं को समझना चाहिए। यहाँ के रामनवमी में हर लोगों के रोम रोम में बसा हुआ है। यहाँ के राम भक्त किसी का भी विरोध नहीं चाहते, शांतिपूर्वक और भव्य रामनवमी मनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं इसको भी कार्निवल की तरह मनाया जाए, 9 दिन रामनवमी मनाया जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्वक से कोई विरोध नहीं किया जाए। सपोर्ट करना चाहिए प्रशासन को और लोगों की मनोभावनाओं से समझना चाहिए। जैसे अभी कुंभ में जिस तरह लोगों की आस्था थी, कहीं ना कहीं रामनवमी में भी लोगों की उस प्रकार की आस्था जुड़ी हुई है। तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। और हमने सारे मंत्री को
सीएम साहब को सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप यहाँ आए और हमारे रामनवमी में आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा करें और एक राजकीय महोत्सव की दर्जा दें। आप हजारीबाग भी मांग करते हैं कि इसके राजकीय महोत्सव का दर्जा हाँ, राजकीय महोत्सव का दर्जा मिलना चाहिए। काफी भव्य है, लोग विदेशों से भी इसे देखने यहाँ पहुंचते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो इसको देना चाहिए। और एक कार्निवल के जो अन्य देशों में मनाया जाता है कार्निवल की तरह मनाए, भयमुक्त रामनवमी हो कि हमारे बच्चे महिलाएं सब भयमुक्त होकर रामनवमी में घूमें। किसी भी धर्म के लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए और रामनवमी शांतिपूर्वक नशा मुक्त रामनवमी हजारीबाग में होना चाहिए। कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है, वो महाशिवरात्रि में देखा गया कि दो संप्रदाय आमने सामने हो गए, अभी गिरिडीह में होली में देखा गया। तो क्या सरकार इन सब चीजों को रोकने में असफल है? अभी हजारीबाग की रामनवमी भी है, तो जिला प्रशासन को कैसी तैयारी करनी चाहिए, सरकार से क्या कहें? देखिए, सरकार का जो रवैया उससे तो काफी चिंतित है हम लोग कि सरकार की किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सुधारना चाहिए, इसमें असक्षम है। उनकी मंशा ठीक नहीं है। किस तरह से रांची में, राजधानी में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, सब तरह से सरकार का विरोध हो रहा है। तो थोड़ा सीएम साहब को कड़े रुख अपनाना चाहिए, कड़ा रुख अपना के इसे रोकथाम करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सुधारना बहुत जरूरी है हर राज्य के लिए। राज्य के विकास के हित में लॉ एंड ऑर्डर सुधारना बहुत ही जरूरी है। एक संदेश देने की भी शायद कोशिश थी, जो अमन साहू का एनकाउंटर हुआ, योगी के स्टाइल में वो जो देखने को मिला है। देखिए, अगर कोई अपराधी है तो उसका वो जो अगर कोई हाल होता है तो उसके बारे में कोई नहीं करेगा, लेकिन कोई जो 15 साल से अगर जेल में 12-15 साल से है, वहां से जो अपराधी लोग क्राइम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की संतलिप्तता है। अगर जेल है तो जेल किसके अंदर है? सरकार के अंदर है। तो सरकार को चाहिए वहां इस तरह के काम नहीं हो। और भी जितने भी गैंग है सबका सफाया करें आप, और किसी को अपराधी बनने पे मजबूर न करें, और ना अपराधी हो की तरह आप कार्य करके इनकाउंटर करें। आप जड़ में बीमारी ही नहीं फैलने दें। अगर प्रशासन सचेत हो जाएगा तो क्यों नहीं ठीक होगा। और अभी एनटीपीसी का जो जीएम की हत्या हुई है उसका उद्भेदन नहीं हुआ, उसका भी उद्भेदन होना चाहिए। उद्भेदन से समझ, एक सवाल मेरा और है, हजारीबाग में लगातार कई हत्याएं हुई है। इससे पहले उदय साव जो कांग्रेस के नेता थे, मनजीत यादव जो रामनवमी के पूर्व अध्यक्ष थे, कहीं न कहीं देखा जाता है प्रशासन जो है मामले का उद्भेदन हजारीबाग पुलिस नहीं कर पा रही है। किस दबाव में है, या फिर कमजोर हो गई है जिला प्रशासन? मैंने पहले भी बोला कि सरकार कहीं न कहीं तो असक्षम है लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। ये संदेश जाता है जनता के बीच में, और ये राज्य के हित में ठीक नहीं है। सरकार को इसमें कड़ी एक्शन लेना चाहिए। एक सवाल और आपने बहुत महत्वपूर्ण सदन में उठाया है, कोचिंग को लेकर। हजारीबाग में कोचिंग जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं और उन्हें एक अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो आपने उसे लेकर विधानसभा में सवाल उठाया है, क्या है? देखिए, कहीं न कहीं बातें पूरी रखने को समय नहीं मिल पाया और हम दोबारा प्रयास कर रहे हैं रखें। हम चाह रहे हैं एजुकेशन हब हजारीबाग बने। हमारे लोग पढ़ने वाले हैं, बाहर जा रहे हैं बच्चे, उनके माता पिता चिंतित रहते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो भी बेरोजगार युवक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उन्हें किसी सरकारी सहायता किसी प्रकार की नहीं मिल पा रही। उन्हें सरकारी सहायता मिले, सरकार एक जगह भूमि आवंटित करे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूटों को, वहाँ उन लोग को भूमि मिले लीज पे, जहाँ पे उन लोग कोचिंग संस्थान चला पाए। एक जगह उस तरह का व्यवस्था कहीं होना चाहिए। क्या अभी आज के डेट में हमारे बच्चे अगर कुछ अच्छे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थाओं का हाथ है। और हजारीबाग की अर्थव्यवस्था उन छात्राओं और छात्र पे चल रहा है जो हजारीबाग में पढ़ रहे हैं, और कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो यहाँ एक बढ़िया एजुकेशन है, कोटा से बेहतर हो सकता है। सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए, कोटा से बेहतर होगा, अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। बाहर के बच्चे आ रहे हैं, अभी धनबाद के आ रहे हैं, बोकारो के आ रहे हैं, गिरिडीह के आ रहे हैं, चतरा के आ रहे हैं। अगर अच्छा माहौल मिलेगा तो पूरे राज्य के आएंगे, बिहार के भी आएंगे। मेरा मकसद ये है कि सारे जगह के बच्चे आए और हम लोग उस तरह का सुविधा दें, उस तरह से उनका स्वागत करें। बच्चे को लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, बच्चियों को कोई तकलीफ नहीं हो, ये हम चाहते हैं। और इस तरह के यहाँ मेधावी शिक्षक हैं कि इस तरह का यहाँ हो सकता है। तो संभव नहीं है कोई उस बीच में ध्यान नहीं उठाए, और हम चाहेंगे इस तरह से ध्यान उठते रहे तो आने वाला कल में हजारीबाग एक एजुकेशन हब बने। एक चीज और देखने को मिलता है, कोर्रा मटवारी एजुकेशन हब है, जहाँ बहुत सारे कोचिंग संचालित होते हैं। सुरक्षा के कई मानकों को कोचिंग वाले फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले एक कोचिंग का दौरा किया था, एसडीओ भी साथ में थे। एक कोचिंग में सिर्फ एक गेट था, इमरजेंसी गेट था। इमरजेंसी गेट था ही नहीं उस कोचिंग में, और लगभग 1000 से ज्यादा विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे थे।
जैसे दिल्ली में एक घटना हुई थी, उसके बाद सरकार जागी थी, तो क्या उन लोगों पे भी देखिए, अधिकार और कर्तव्य दो चीज होता है। अगर आप अपना अधिकार देखेंगे तो मेरा कर्तव्य होता है उन लोग को सुविधा दें। तो आज तक बेचारों को कोई सुविधा नहीं मिला। मेरा पूरा सद्भावना है कि उन लोग के साथ एक बढ़िया से सहयोग करें, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, और अच्छे से अच्छे चलाने के लिए। यही तो मेरा मांग है कि अगर आप किसी को बोलते हैं कि यहाँ टॉयलेट मत करो, तो दूसरा जगह टॉयलेट देना पड़ता है। अगर हम उन लोग पर लगाम लगाएंगे तो उसके अलावा हम लोग को सुविधा भी देना होगा। तो ये बहुत बड़ा गैप है हजारीबाग के लिए, इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कि आप सुन रहे थे प्रदीप प्रसाद को, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठाए हैं। उसी पे आज हमने उनसे बात किया है। अभी सदन कुछ दिन और है, हजारीबाग के कई महत्वपूर्ण मुद्दे अभी और सदन में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद के द्वारा देखने को मिलेंगे। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाइस्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।